Hello students, a very warm welcome from Next IS team. In this lecture, we are going to cover the geography part of Anubhav Test 5 that was conducted on Sunday 19th May. We hope that the test was in congruence with the UPSC pattern and we have tried our best that you are able to apply your knowledge here. Now, in this lecture, we are going to see how you can solve the questions and what kind of knowledge you need for those areas. Now, let's start with the first question here. The first question here is about heat waves. The question says which of the following regions might experience the most extreme माइक्रोक्लाइमेटिक वेरिएशंस। तो देखो यहाँ पे फोकस आपको इस चीज पे करना है कि ये जो कीवर्ड है यहाँ पे कि जो माइक्रोक्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं वो मोस्ट एक्सट्रीम कहाँ पर होंगी। तो अगर ये क्वेश्चन आपको हीट वेव के बारे में मान लो नहीं भी पता है तो भी लॉजिकली आप कर सकते हो कि कहाँ पे वेरिएशंस ज्यादा हो सकते हैं एंड दैट टू बी माइक्रोक्लाइमेटिक बेसिस पे। सो फर्स्ट वन इज कोस्टल रीजन्स विद हाई ह्यूमिडिटी। देखो जब भी हम कोस्टल रीजन्स की बात करेंगे तो हम एक लार्जर एरिया की बात करेंगे। सो यहां पे माइक्रोक्लाइमेटिक वेरिएशंस होने के चांसेस कम है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ लार्जर एरिया एंड इट इज अ वाइड एक्सपेंस। सेकेंड फॉरेस्ट रीजन, अगेन द सेम लॉजिक, लार्जर एरिया है तो माइक्रोक्लाइमेटिक वेरिएशंस के चांसेस कम हो जाते हैं, बट हालांकि ट्री कवर की वजह से देयर कैन बी माइक्रोक्लाइमेटिक वेरिएशंस। Third one is urban areas with dense infrastructure. Now, dense infrastructure, you might have heard about the concept of urban heat islands. फिर उसके बाद you have vehicles, you have your air conditioners, there are multiple devices also जो heat emit करते हैं। तो यहाँ पे microclimatic variations होने के chances सबसे ज़्यादा हैं during a heat wave. Last one is desert region with sparse vegetation. Again, the larger area concept can be applied in the fourth option. So the answer here becomes option C, urban areas with dense infrastructure. और basically क्यों? क्योंकि infrastructure की वजह से जो heat waves का जो impact वो और ज़्यादा हो जाता है और variations बहुत ज़्यादा होंगी। जहां पे भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा वहां पे वेरिएशन बढ़ जाएंगी और जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा वहां पे देयर विल बी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे जिसकी वजह से जो एक्सट्रीम माइक्रोक्लाइमेटिक वेरिएशन वो इंक्रीज हो जाएंगी। Now linked with this topic because heat wave अभी काफी ज्यादा न्यूज में है and we are also observing heat wave in the northern India. So let's see how the heat wave is decided और इसकी क्या definition है। So if we talk about तो WMD जो definition देता है, World Meteorological Organization जो definition देता है वो बोलता है कि it is a period where local excess heat accumulates over a sequence of unusually hot days and night। यानी उस पीरियड में जहां पे हीट्स एकदम ज्यादा accumulate हो जाती है ओवर डेज एंड नाइट में। Now for India, IMD defines what is going to be the definition of heat waves. So IMD इसको दो बेसिस पे डिसाइड करता है। One definition can be given basis on the basis of quantitative and second can be given on basis of qualitative. तो quantitatively and qualitatively on both basis the definition of heat wave can be decided. If we talk about quantitatively, तो quantitatively में हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं जो एयर टेम्परेचर की कंडीशंस है, द कंडीशंस ऑफ द एयर टेम्परेचर, उसकी बेसिस पे हम डेफिनेशन देते हैं हीट वेव की कि इट इज अ कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर विच बिकम्स फेटल टू ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस ऑफ द एयर टेम्परेचर यानी हवा के तापमान की हम बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिवली की, तो क्वालिटेटिवली के अंदर क्या होगा? इट विल बी द टेम्परेचर थ्रेशोल्ड यानी जो ओवरऑल टेम्परेचर है किसी भी रीजन का उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। वो 47 डिग्री से ज्यादा हो गया तो वो हीट वेव कंसिडर हो गया, या यू कैन से कि इस टेम्परेचर रेंज से ज्यादा अगर इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर तो वो हीट वेव के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो दैट विल बी क्वालिटेटिव डेफिनेशन फॉर द हीट वेव। So it is defined based on the temperature thresholds over a region in terms of actual temperature or its departure from the normal ones. So that these are the two bases for defining heat wave. Now IMD, how the definition is given for heat wave practically. तो हीट will be considered when the maximum temperature of a station reaches, यानी कभी भी किसी भी स्टेशन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। देखो दिन में आपके दो टेम्परेचर होते हैं, एक मिनिमम टेम्परेचर एक मैक्सिमम टेम्परेचर। तो किसी भी एरिया का अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाता है प्लेन एरियाज में एंड हिली एरियाज के अंदर वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जाता है तो वो कंसिडरेशन में आ जाता है कि इस रीजन के अंदर हीट वेव आ सकती है। तो यानी आप रेड फ्लैग कब रेज होगा? अगर प्लेन एरियाज में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है और हिली एरियाज में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है तो रेड फ्लैग रेज हो जाएगा कि अब कहीं ना कहीं हीट वेव की कंडीशंस तैयार हो रही हैं यानी बन रही हैं। नाउ सेकंड थिंग इज दैट हीट वेव डिसाइड कब किया जाएगा?
कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर से डिपार्चर होता है 4.5 टू 6.4 डिग्री सेल्सियस का, यानी मान लो 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 41 टेम्परेचर से जो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है उससे यानी 45 या 46 डिग्री टेम्परेचर हो गया, उस टाइम पे हीट वेव की कंडीशन क्रिएट हो गई है. सो द टेम्परेचर फ्रॉम द नॉर्मल इज मोर देन 6.4. ये सीवियर हीट वेव को डिसाइड करने के लिए होगा. तो एक नॉर्मल हीट वेव है, एक है सीवियर यानी बहुत एक्सट्रीम तक जो जा रही है. तो अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो इट कम्स अंडर द कंडीशन ऑफ सीवियर हीट वेव. अगर हम बात करें एक्चुअल टेम्परेचर में, देखो टू कंडीशंस आर देयर. वन कंडीशन इज दैट कि आपके नॉर्मल टेम्परेचर से वो 4.5 या से लेके 6.4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो हीट वेव में आएगा. कई बार क्या होता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा रहता है, तो अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो हीट वेव में आ जाएगा, और अगर 47 डिग्री सेल्सियस से आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सीवियर हीट वेव कंडीशंस में आ जाएगा. एंड जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये है कि इन दोनों दीज टू क्राइटेरिया शुड बी मेट एटलीस्ट इन 2 स्टेशंस इन अ मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन फॉर एटलीस्ट 2 सक्सेसिव कंसेक्यूटिव डेज. यानी 2 दिन के लिए कोई भी मेट्रोलॉजिकल अगर आप सब डिवीजन बनाते हो उसमें 3-4 स्टेशन होते हैं, उनमें से एटलीस्ट 2 स्टेशंस के ऊपर ये कंडीशन होनी चाहिए, वो भी 2 दिन के लिए, तो वो हीट वेव वहां पे डिक्लेयर की जा सकती है. नाउ हीट वेव के बेसिस पे देर जब भी आप बात करोगे कि कोई डिजास्टर अगर आ रहा है तो देर इज अ अलर्ट ऑल्सो. सो देर इज अ कलर कोडिंग फॉर द एक्सट्रीमिटीज फॉर द हीट वेव. तो ग्रीन कलर का मतलब है कि नॉर्मल डे है, देर इज नो हीट वेव, नॉर्मली जो टेम्परेचर होना चाहिए उतना टेम्परेचर वहां पे मेंटेन्ड है. येलो अलर्ट का मतलब क्या है कि हीट अलर्ट इज राइजिंग, यानी हीट अलर्ट बन रहा है. तो उस केस में क्या होगा कि हीट वेव कंडीशंस एट आइसोलेटेड पॉकेट्स परसिस्ट फॉर 2 डेज, यानी 2 अलग अलग आइसोलेटेड पॉकेट्स के अंदर हीट वेव की कंडीशंस डेवलप हो रही हैं 2 दिन के लिए, तो येलो अलर्ट आ जाएगा. तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो वनरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का उसको ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे बच्चे हो गए या बुजुर्ग हो गए, उनको ध्यान रखने की जरूरत है, उनको अपने आप को टाइम पे टाइम हाइड्रेट करने की जरूरत है और धूप में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. देन आता है ऑरेंज अलर्ट. ऑरेंज अलर्ट क्या है कि अब सीवियर हीट वेव की कंडीशन तैयार हो रही है. उस केस में क्या है कि सीवियर हीट वेव की कंडीशन 2 दिन तक अगर रहे, या फिर हीट वेव बेशक सीवियर नहीं है, नॉर्मल है, पर वो 4 दिन तक वो कंडीशन मेंटेन्ड है. सीवियर का मतलब क्या है कि 45 डिग्री या 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना, यानी 6 या फिर 6.4 डिग्री सेल्सियस का राइज होना टेम्परेचर में. सो अगर वो कंडीशन 2 दिन से ज्यादा के लिए मेंटेन्ड है, या फिर नॉर्मल हीट वेव वाली कंडीशन 4 दिन से ज्यादा के लिए मेंटेन्ड है, तो ऑरेंज अलर्ट को स्टार्ट कर दिया जाएगा, ऑरेंज अलर्ट आ गया है. देन लास्ट वन इज रेड अलर्ट. रेड अलर्ट का मतलब क्या है कि हीट वेव कंडीशंस ज्यादा बड़े टाइम के लिए वहां पे परसिस्ट करती हैं. उस केस में क्या होगा, सीवियर हीट वेव परसिस्ट फॉर मोर देन 2 डेज, एंड जो आपकी नॉर्मल हीट वेव है वो 6 डेज या 6 डेज से ज्यादा के लिए परसिस्ट करती है, तो क्या आ जाएगा आपका रेड अलर्ट उसमें आ जाएगा. सो दिस इज द कलर कोडिंग फॉर योर हीट वेव सिनेरियो. Then last is there are some terminologies which are related with the heat wave. जैसे आपका हो गया heat cramps, then heat exhaustion and heat stroke. तो ये 3 और कंडीशंस जिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. तो क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है कि जो क्रैम्प्स आपको आते हैं, तो क्रैम्प्स की डेफिनेशन भी यही है कि देयर इज स्वेलिंग और फेंटिंग accompanied by a high fever. That condition is known as heat cramps. सेकेंड इज हीट एग्जॉर्शन. उसमें क्या होगा, फटीक है, वीकनेस, डिजीनेस, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, मसल क्रैम्प्स एंड स्वेटिंग. तो ये हो जाएगा आपका हीट एग्जॉर्शन, क्या आप हीट से एग्जॉस्ट हो गए, यानी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है. देन इज हीट स्ट्रोक. वो कब होगा कि बॉडी टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, यानी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया है. इफ यू टॉक इन द टर्म्स ऑफ मेडिकल टर्म्स, तो 104 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, तो दैट इज मींस अ वेरी हाई फीवर. तो उसमें यू कैन देयर कैन बी सीजर्स और देयर कैन बी कंडीशन ऑफ कोमा आल्सो, दैट इज नोन एज हीट स्ट्रोक. तो ये फेटल कंडीशन में भी गिना जाता है, इट कैन बी फेटल आल्सो. सो दिस इज ऑल अबाउट द हीट वेव्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एक्चुअली. आप इसमें देखोगे तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ दिया गया है. एक तो जोड़ दिया गया डे लाइट सेविंग वाला कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें जोड़ा गया है वो है आपका कि टाइम डिफरेंस कैसे होता है वेरियस टाइम जोन्स के बीच में. सो द क्वेश्चन सेज, you can read it from your paper also. The question is question number 21. It says Mr. X lives in Itanagar. Itanagar कहां पर है, आप हमारे नॉर्थ ईस्ट में, and wants to watch the live streaming of India Pakistan match which is scheduled to held in the New York on June 9, 2024. So the next is
न्यूयॉर्क इज लोकेटेड ऑन द 75 वेस्ट मेरिडियन। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो न्यूयॉर्क है वो इस 75 मेरिडियन की टाइम जोन में आएगा। देखो द क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पे 80 लिखा होता तो हम उसको 80 मान के चलते, 80 डिग्री वेस्ट मान के चलते। अगर यहाँ पे 90 डिग्री वेस्ट लिखा होता तो 90 डिग्री वेस्ट मान के चलते। बिकॉज यूपीएससी के अंदर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि न्यूयॉर्क कौन सी टाइम जोन में आएगा, दैट विल बी टू नाइफ फॉर यूपीएससी। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सो सम अजम्पशन वी हैव टू टेक। ऑल्दो दिस इज अ राइट थिंग, अगर ये राइट ना भी होता तो भी आप वही अज्यूम करके चलते कि वो उसी टाइम जोन पे आ रहा है। ईटानगर, इसकी टाइम जोन आपको नहीं बताई गई है या इसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं बताई गई है। व्हाई? बिकॉज यू शुड नो कि इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही टाइम जोन है, देयर इज ओनली वन टाइम जोन, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये हमारा क्या आ जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए ये हम लॉन्गिट्यूड को फॉलो करते हैं। सो दिस यू शुड नो, दिस यू कैन इजिली अज्यूम, आप इसको सही मान के ही चलोगे। The next is if the match starts at 10:30 AM EDT। अब EDT क्या है? ईस्टर्न डे लाइट टाइम। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि डे लाइट सेविंग वाला कॉन्सेप्ट उसने यहां पे जोड़ दिया। एक आपका होता है EDT, एक होता है आपका EST। तो EDT तो हो गया ईस्टर्न डे लाइट टाइम, ये क्या होगा EST? EST इज योर ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। I hope that you all know what is daylight saving। daylight saving में होता क्या है कि समर मंथ में the sun rises early and sun sets late in the higher latitudes। और higher latitudes यानी जो आपकी higher latitudes रहेंगी उसके अंदर sun ज्यादा पहले उग जाता है और it sets late in the higher latitudes। Why? Because of the twilight phenomena। twilight की वजह से there is a extended time with respect to the day time। तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, हम टाइम को जल्दी कर देते हैं, 1 घंटा हम पहले शिफ्ट कर देते हैं चीजों को, एंड ताकि हम शाम के टाइम को बचा पाए, जो शाम का टाइम है वो लोग खुद के लिए रख पाए। सो उसमें यूजुअली 1 आवर का डिफरेंस लिया जाता है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे इन द समर, जब भी आपका स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे हम, वी आर गोइंग टू हम अपनी वॉचेस को 1 घंटा पहले कर देंगे। यानी अगर मान लो सुबह के 9 बज रहे हैं एक्चुअल टाइम पे, एक्चुअल टाइम का मतलब क्या है EST, यानी आपके स्टैंडर्ड टाइम क्या है 9 AM है, पर हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम उसको 1 घंटा आगे कर देंगे। 1 घंटा आगे करने का मतलब क्या हुआ, हम अपनी घड़ी के अंदर टाइम 10 बजे का रख लेंगे। जैसे आप अपनी यूजुअली हम लोग क्या करते हैं घर के अंदर कि 10 या 15 मिनट हम घड़ी को आगे कर देते हैं ताकि हमें एक्चुअल टाइम के हिसाब से 10 या 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए, हम लेट ना हो कहीं पे जाने के लिए। तो दैट सेम थिंग इज डन ड्यूरिंग द डे लाइट सेविंग क्राइटेरिया। तो उसमें क्या करते हैं, मान लो अगर 9 बजे का टाइम है तो हम उसको 1 घंटा आगे कर देते हैं, तो 10 बजे का टाइम आपकी वॉच पे शो करेगा। तो दैट बिकम्स योर EDT। तो जो आपका मैनिपुलेटेड टाइम है, जो आपने 1 घंटा आगे किया, उसको हम क्या कहते हैं EDT, ईस्टर्न डे लाइट टाइम। जो एक्चुअल टाइम होगा उसे हम क्या कहेंगे EST, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। नाउ इट इज सेइंग कि 10:30 बजे वहां पे मैच शुरू होगा एंड 1 आवर का डे लाइट सेविंग टाइम भी उसने बता दिया है, वरना आपको ये पता होना चाहिए था, बट ही हैज गिवन दिस टू यू आल्सो। into the account on New York। When should Mr. X on his television set to watch the match? तो किस टाइम पे मिस्टर एक्स उस टाइम उस मैच को देखेगा। तो वी नो दिस थिंग कि अगर मॉर्निंग में हमारे यहाँ पे, अगर इंडिया के अंदर मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यूएस के अंदर वही टाइम पीछे होगा। यानी आज मान लो यू हैव द डेट ऑफ 20th मई, तो यूएस अभी 19th मई में जी रहा है, यानी वो हमसे पीछे चल रहे हैं टाइम के अंदर। तो टाइम डिफरेंस कितना है वो हमें बताना है उन दोनों एरियाज के बीच में या उन दोनों कंट्रीज के बीच में। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आपका ईस्ट मेरिडियन टाइम है। नाउ ईस्ट मेरिडियन टाइम है ये। सो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इज 5.5 आवर्स अहेड ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ये 5.5 घंटे इंडिया ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से आगे है। कैसे हम निकालते हैं इसको, हम निकालते हैं कि for every 15 degree there is a gap of 1 hour। तो इंडिया is 82.5 डिग्री ahead। तो इंडिया के अंदर टाइम गैप कितना आ जाएगा 82.5
divided by 15 into 1, that comes out to be 5.5 hours. Similarly, वो 75 डिग्री वेस्ट है, तो उसके बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा? 75 by 15 into 1, that becomes your 5 hours. वो आपका 5 घंटे हो गया. तो टोटल गैप कितना हो गया इन दोनों एरियाज के बीच में? 75 और 82 के बीच में कितना गैप हो गया? तो दिस इज योर 5.5 आवर गैप एंड दिस इज योर 5 आवर्स गैप. तो टोटल गैप आपका आ गया 10.5 आवर्स. तो 10.5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और न्यूयॉर्क के टाइम के बीच में. ये बात क्लियर है? नाउ तो टोटल डिफरेंस कितना है हमारे पास? 10.5 घंटे. नाउ ऑलरेडी न्यूयॉर्क के अंदर देयर इज ए ईडीटी टाइम. ईडीटी यानी डे लाइट टाइम कितना है? 10:30 का टाइम है. ठीक है, यानी वो 1 घंटा पीछे है अभी. अगर हम यहाँ पे ईएसटी निकालेंगे न्यूयॉर्क का तो कितना आएगा? 9:30. वाई? हमने 1 घंटा घड़ी को आगे किया था, तो हम एक्चुअल टाइम की बात करेंगे. तो वो कितना है? 1 घंटा आगे हो गया आपका. 10:30 अगर ईडीटी था तो एक्चुअल टाइम आपका आ जाएगा 9:30 का. तो न्यूयॉर्क में 9:30, उस जिस टाइम 9:30 बजेंगे तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर क्या टाइम होगा? क्या इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा? दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट 9:30 के अंदर ये 10:50 को हमें ऐड कर देना है. तो द आंसर कम्स टू बी 8 PM. रात के 8 बजेंगे. द आंसर कम्स टू बी 8 PM. यू जस्ट ऐड 9:30 में 10.5 आवर्स को ऐड करना है. तो अगर आप 9:30 के अंदर 30 मिनट्स ऐड करोगे तो आ जाएगा 10 AM. 10 AM के अंदर अगर आप 10 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 8 PM. So the answer here comes to be 8 PM on the 9th June. क्योंकि हम लोग आगे चल रहे हैं. आगे चलने का मतलब क्या? हमारे यहाँ पे शाम पहले हो जाएगी, उनके वहां पे शाम बाद में होगी. यानी जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे शाम होगी वहां पे वो सुबह होगा. तो वहां के 10:30 AM of EDT will be equivalent to 8 PM of IST on the same day. यानी वहां पे जब सुबह है तो हमारे यहाँ पे शाम होगी और शाम के 8 बज रहे होंगे जब वहां पे 10:30 बजेंगे उनके डे लाइट टाइम के हिसाब से. क्लियर है? नाउ द आंसर हियर इज ऑप्शन ए, 8 PM. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 इज अबाउट पोलर जेट स्ट्रीम्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग विंटर्स इन बोथ नॉर्दर्न एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर. तो सबसे पहले द पॉइंट इज दैट व्हाट आर पोलर जेट स्ट्रीम्स, ये आपको पता होना चाहिए. तो पोलर जेट स्ट्रीम्स कैसे बनती हैं? सी, ये हमारा क्या है? हमारा प्लेनेटरी विंड्स का ये स्ट्रक्चर है. नाउ इन दिस प्लेनेटरी विंड स्ट्रक्चर, दिस इज हेडली सेल, दिस इज योर पोलर सेल एंड दिस इज योर फेरल सेल, राइट? अब होता क्या है कि ये जो एयर है ये यहाँ पे राइज करती है और यहाँ पे भी एयर राइज करती है. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एयर सबसाइड कर रही है और यहाँ पे भी एयर सबसाइड कर रही है. पर ये क्या है? कोल्डर एयर होती है और ये कंपेरेटिवली वार्मर एयर होगी. यहाँ पे ये वाली कोल्डर ज्यादा होगी और ये कंपेरेटिवली वार्मर एयर होगी. तो होगा क्या कि सारी की सारी एयर तो नीचे आएगी नहीं, कुछ एयर का एक गुच्छा यहाँ बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस. तो इफ यू सी कि एक यहाँ पे फ्रंटल डिफरेंस आ रहा है 2 एयर्स के बीच में और यहाँ पे फ्रंटल डिफरेंस आएगा 2 एयर्स के बीच में, 2 एयर मासेस के बीच में. ये कंपेरेटिवली वार्मर मास है, ये कंपेरेटिवली कोल्डर एयर है. यहाँ पे ये कंपेरेटिवली वार्मर बन जाएगी और यहाँ पे कंपेरेटिवली कोल्डर बन जाएगी. तो ये 2 एयर मासेस यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे और इन एयर मासेस के डेवलप होने की वजह से आपकी पोलर जेट स्ट्रीम्स और सब पोलर ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स क्रिएट होती हैं. सो द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस. The polar jet streams and subpolar jet streams are created. Why? Because of the air masses that are being created at the troposphere. यानी ट्रोपोस्फीयर की जो हाइट है, अपर लेवल्स ऑफ द ट्रोपोस्फीयर में जब ये एयर मासेस क्रिएट होते हैं तो बनती हैं आपकी जेट स्ट्रीम्स. तो जेट स्ट्रीम्स अपर एयर सर्कुलेशन में गिनी जाती हैं. दे आर नॉट एट द सरफेस एयर सर्कुलेशन. वो सरफेस के पास नहीं बहती, दे फ्लो एट द अपर एयर. वो ट्रोपोस्फीयर के अपर ट्रोपोपोज के पास आपको आप ऑब्जर्व करते हो सब ट्रॉपिकल और पोलर जेट स्ट्रीम्स को. एंड जेट स्ट्रीम्स नाम कैसे पड़ा है? जेट स्ट्रीम्स का नाम किस तरह से पड़ा था? दैट वाज व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II
जो जेट्स फ्लाइंग, जो वॉर, जो फाइटिंग जेट्स जो फ्लाई कर रहे थे, दे वर ऑब्जर्विंग अ काइंड ऑफ फोर्स. कभी when they are going in one direction, they are facing it and against, and when they are following the same direction of the jet streams, they are the force was in the same direction. तो वो फोर्स क्योंकि जेट फाइटर्स ने ऑब्जर्व किया, दैट्स व्हाई द नेम वाज गिवन जेट स्ट्रीम्स. तो ये दो सब ट्रॉपिकल और पोलर जेट स्ट्रीम्स हैं, ये ऑब्जर्व हम करते हैं, एंड दे आर एट द अपर ट्रोपोस्फियर. तो अपर ट्रोपोस्फियर में है, या ये अपर ट्रोपोस्फियरिक सर्कुलेशंस में इनको काउंट किया जाएगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कि polar jet streams are strongest during winters in both northern and southern hemisphere. तो विंटर्स में क्या स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी? यस, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट. एंड उसका रीजन क्या है? बिकॉज ड्यूरिंग विंटर्स द थर्मल कॉन्ट्रास्ट डिक्रीजेस एंड देयर इंटेंसिटी ऑफ हाई प्रेशर सेंटर एट द पोल इंक्रीजेस. तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज थर्मल कॉन्ट्रास्ट विंटर्स में इंक्रीज हो जाता है. थर्मल कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? थर्मल कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड एयर मास एंड द वार्म एयर मास. तो विंटर्स में थर्मल कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होता है, दैट्स व्हाई द पोलर जेट स्ट्रीम्स बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द विंटर्स. राइट? सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द आंसर बिकम्स ऑप्शन सी हियर. दिस इज फाइन. नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 says Poniar River originates from the Nandi Hills with catchment areas located in Karnataka and Kerala. So the statement is right or wrong? Right होगा, wrong होगा statement? देखो, अब इसको डिकोड करते हैं. पोनियार रिवर, it is one of the important rivers of Tamil Nadu. Second largest river है तमिलनाडु की ये. It originates from Nandi Hills. This is correct. In the catchment areas located in Karnataka, सही है. In Kerala, this is wrong. वाई? बिकॉज केरला के अंदर पोनियार रिवर फ्लो ही नहीं करती. सो ये अपने आप से ही रॉन्ग हो जाएगा. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. सेकंड, चेनाब रिवर एम्प्टीज इनटू झेलम रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर. सो जस्ट ट्राई, यू शुड नो कि व्हाट इज द गंगा रिवर सिस्टम, व्हाट इज द इंडस रिवर सिस्टम एंड व्हाट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. एंड उसके बाद सदर्न रिवर सिस्टम भी आपको पता होना चाहिए, कृष्णा गोदावरी वगैरह, बिकॉज इट कम्स इन द बेसिक पार्ट. सो झेलम is the tributary of Chenab river. So this statement again becomes wrong क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है. Third one, Sarayu river originates from Nandakot mountains in Nepal. So Sarayu river originates from Nandakot. This statement is right. In Nepal this is wrong. नेपाल में ये नहीं है. This is in Uttarakhand. UK के अंदर ये है. So the third statement also becomes wrong. So answer becomes option, sorry, ये इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, ऑल 3. तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे. तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे. क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कालाकाडल आर कोस्टल फ्लैश फ्लड्स इवेंट्स दैट टेक प्लेस विदाउट एनी नोटिसेबल एडवांस चेंज इन लोकल विंड्स. तो कालाकाडल है क्या? ये एक्चुअली आपके स्वेल वेव्स होती हैं. दीज आर नोन एज स्वेल वेव्स एंड बेसिकली हम ऑब्जर्व करते हैं इनको सदर्न इंडिया के अंदर, केरला कोस्ट वगैरह पे. तो रिसेंटली दिस फिनोमिना वाज ऑब्जर्व्ड इन अलापुजा, तिरुवनंतपुरम एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला. तो केरला में इसको रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था. और जो आपकी ये कालाकोडम, इसका बेसिक मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है थीफ ऑफ द सी. ये को लोकल नेम है. This is a local name, thief of sea. काला का मतलब thief and कोडम का मतलब है sea. So this is a local name given by the fishermen of Kerala coast to this type of phenomena, and it has been recognized by UNESCO. इसको extended name भी recognize किया है UNESCO ने. I hope it was recognized in I guess 2014 or 16, something like that. You can check it out. तो यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया इसके नाम को. सो कालाकोडम बनता क्यों है? कालाकोडम बनता है बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज इन ओशन, जैसे हरिकेन आ गया या गेल विंड्स हो गई. तो फिनोमिनाज लाइक दिस, जो वेदर फिनोमिनाज हैं जैसे गेल विंड्स हो गए, हरिकेन्स हो गए, उसकी वजह से ये स्वेल वेव्स बनती हैं.
और जब ये स्वेल वेव्स रीच करती हैं कोस्ट के ऊपर तो ये फ्लड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एक एक्चुअली कोस्टल फ्लड फिनोमिना है ड्यू टू स्वेल वेव्स विच इज नोन एज कलाकोडम ऑब्जर्व्ड ऑन द कोस्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। क्यों राइट है? क्योंकि इसमें लोकल विंड्स का कोई रोल नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ लोकल विंड्स, कोई लोकल विंड्स के अंदर चेंज भी इसकी वजह से नहीं आता, तो बड़े साइलेंटली ये आती हैं। दे डो नॉट गिव एनी काइंड ऑफ इंडिकेशन दैट दिस स्वेल वेव्स आर गोइंग टू कम। So that's why this first statement is right here. Second statement is Kala-Caudal events are caused by ocean swells that occur not due to local winds but rather due to distant storms like hurricane. तो obviously यही हमने discussion, यही हमने reasoning भी इसकी यही दी है. So the second statement is correct and it is also explaining your first statement. तो जब भी आप assertion reason questions को करो तो first of all try to decide कि पहला statement right है या wrong है. If you are able to identify कि first statement is right or wrong, then half work you have done. Then you go to the second statement and in the second statement read that. If you are first of all you have to find it कि ये सही है या गलत है, and if the statement is right, then you have to relate कि ये reason हो सकता है या नहीं हो सकता है. अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने जो reason इसका था वो directly उसने दे दिया, because this is a very simple basic question था. So the second statement is right here and it is very well explaining the first part also. So the answer here becomes the option A, कि both statement 1 and 2 are correct and the second statement is correctly explaining the first statement. It was in news, that's why this question you are finding here and it can be asked in UPSC also. Next is question number 59. These all the tunnels are in news. So देख लेते हैं कौन सा statement सही है कौन सा गलत है. तो पहला है सीला टनल सिक्किम. This statement is wrong. Why? This is a tunnel being created between Guwahati and Tawang region in Arunachal Pradesh. तो सिक्किम में इसका कोई रोल नहीं है. सेकंड, सिलियारा टनल्स इन उत्तराखंड. दिस इज करेक्ट. ये चार धाम महामार्ग परियोजना का पार्ट है. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स राइट हियर. थर्ड इज अटल टनल. अटल टनल इज अगेन इन एट द रोहतांग पास इन द पीर पंजाल रेंज ऑन NH3, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश. तो दिस सेकंड वन इज राइट. थर्ड वन इज ऑल्सो राइट. देन सिंकुला टनल in Jammu and Kashmir. This is wrong. Why? Because this is connecting Janskar to Ladakh to Janskar range and it is in Himachal Pradesh. So the fourth one is wrong here. So answer becomes option B. Only 2 are correct here. Next is question number 60. It says again वही statement वाला question आ गया, तो हम एक एक statement को देखेंगे, उसके बाद हम decide करेंगे which statement is going to be right or wrong. First statement is laterite soils are typically found in regions of high temperature, heavy rainfall, leading to intense leaching of soil nutrients. The statement is right or wrong? बताओ मुझे. देखो, this statement is right. ये basic statement है, पता होना चाहिए. It is given in your NCERT books. It is given in your basic books also or basic notes also. So the first statement is right here. Second statement is the nutrient profile of laterite soil in India is characterized by low levels of nitrogen, potassium and phosphorus, but they can exhibit varying levels of organic material depending upon vegetation cover. अब ये statement right है या wrong है? See, what we have said here is, हमने यहाँ पे क्या देखा है कि nutrient profile of laterite soil in India is characterized by low levels of nitrogen, potassium and phosphorus. अब जब हैवी रेनफॉल होगी वहां पे हैवी लीचिंग होगी तो उस केस में क्या होगा? व्हेन वी हैव हैवी रेनफॉल, व्हेन वी हैव हैवी लीचिंग, उस केस में जो भी वाटर सोल्यूबल चीजें हैं वो वहां से निकल जाएंगी सॉइल से. सो नाइट्रोजन वाटर सोल्यूबल है, पोटेशियम वाटर सोल्यूबल है, फॉस्फोरस भी वाटर सोल्यूबल है. तो जो फॉस्फेट या पोटैश जो होंगे उसके अंदर वो भी निकल जाएंगे सॉइल से बिकॉज ऑफ द हैवी लीचिंग एंड दे आर वाटर सोल्यूबल. अलॉन्ग विद इट जो सिलिका होता है इसके अंदर वो भी यहां से निकल जाता है. सो दीज सॉइल्स आर डेफिसिट इन नाइट्रोजन, पोटैश, phosphorus, silica also, and they are rich in aluminium oxide and your iron oxide. वो उन दोनों में rich हैं. So please be logical in this part. So this second statement becomes right. Third statement is laterite soils are primarily found in tropical and subtropical regions. अब ये पहले एक तो ये चीज देख लेते हैं
कि जो सेकंड स्टेटमेंट है क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है? इज दिस गिविंग द रीजन ऑफ लेटराइट सोइल फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल? नो, ये कोई रीजन नहीं है सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए. तो दे आर इंडिविजुअली करेक्ट, बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट. नाउ थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं. लेटराइट सोल्स आर प्राइमरली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. ये स्टेटमेंट ठीक है. यस, दे आर फाउंड इन, दैट्स व्हाई दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, दैट्स व्हाई यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल भी होती है. सो दिस कैन बी अ रीजन फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट. पर इस सेकंड थर्ड स्टेटमेंट में एक सेकंड पार्ट में वो भी हमें चेक करना है. For the distinctive red coloration and due to presence of iron oxide. So second part of the third statement is also right. और जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है फर्स्ट स्टेटमेंट को. So the third statement is right as well as it is explaining the first statement also. ये बात यहां तक ठीक है. Now we are going to come to the options कि हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या मेंशन्ड है. First is both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. यहां तक ये ठीक है. Second statement is not explaining the first statement. Second, statement 1 and 3 are correct and statement 3 is the correct explanation of the statement 1. ये statement ठीक है. Statement 1 and 3 are correct and statement 3 is explaining the first statement. Third, all three statements are correct and statement 3 is the correct explanation for the statement 1. ये भी ठीक है. तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही ठीक है यहाँ पे. थर्ड इज ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1. ये ऑप्शन भी ठीक है आपका. तो बी, सी एंड डी तीनों ऑप्शन ठीक है. अब हमें चूज करना विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वन क्या है? ऑप्शन सी है. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और स्टेटमेंट 3 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1. तो इसने तीनों की करेक्टनेस भी बता दिया है और यही बता दिया है कि क्या कोरिलेशन है स्टेटमेंट्स के बीच में. तो यहाँ पे ऑप्शन बी, सी एंड डी तीनों करेक्ट हैं और मोस्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन सी. सो द आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज स्टेटमेंट 1 is correct and statement all the three statements are correct and statement 3 is the correct explanation for statement 1. So answer becomes option C here. Now next is कि लेटराइट सोइल इंडिया में कहाँ मिलता है, थोड़ा सा एक बार ये भी देख लेते हैं. तो यू कैन फाइंड इट इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली रीजन्स ऑफ ओडिशा एंड असम. एंड दिस लेटराइट सोइल इज वेरी बेनिफिशियल और यू कैन से वेरी गुड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, टी एंड कैश्यू नट. तो तभी आपको कैश्यू नट कर्नाटका के अंदर मिलते हैं, केरला के अपर रीजन्स में मिल जाएंगे. कॉफी एंड टी प्लांटेशन भी आपको इन्हीं रीजन्स में मिलती है. सो इट इज गुड फॉर कॉफी, टी एंड कैश्यू नट प्लांटेशन. नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे. स्टेटमेंट 1, एन अनप्रेसिडेंटेड ट्रिपल डिप ला नीना इवेंट एक्सटेंडेड by climate change led to decline in air quality over peninsular India. Second is triple dip La Nina event supported the transportation of pollutants from North India towards the peninsular India. So it is again a statement based question. पर सबसे पहले what is this triple dip La Nina event? ये event है क्या? Is it similar to the La Nina event or it is different from that? So see, triple dip La Nina event का मतलब ये है, this is your index, oceanic Nino index is this. इस इंडेक्स के अंदर जब भी एक साथ तीन बार अगर 3 सक्सेसिव कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए इफ वी हैव ला नीना देन वी कॉल इट ट्रिपल डिप ला नीना इवेंट. तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए इफ वी हैव ला नीना देन इट इज नोन एज ट्रिपल डिप ला नीना इवेंट. नाउ ला नीना में होता क्या है? इट एक्चुअली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ये आपकी एयर सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अपर एयर का जो एयर जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है, सदर्न इंडिया की तरफ आ जाती है. सो ला नीना एक्चुअली हेल्प्स इन गिविंग a cleaner air to the northern India than towards the southern India. That's why the first statement is right here. It has La Nina
has actually led to decline in the air quality over peninsular India. If I give you data, so data will suggest this year, in 2023-24, we are observing this triple La Nina event. Sorry, in the last years we have observed this La Nina triple dip La Nina event. Now, Mumbai saw an increase of 30% increase in the air pollution levels. Then Coimbatore observed a 28% increase in the pollution levels. Similarly, Bengaluru and Chennai also observed increase in pollution levels. इसी के साथ in the northern India, if you talk about Ghaziabad, Rohtak, there has been a decline of one third. One third improvement was there in the air quality levels of Ghaziabad, Rohtak. Then Noida, there was 28% improvement in the pollution levels. In Delhi, it was 10% increase in the pollution levels. So there's a clear distinction कि northern India और southern India के अंदर pollution levels के अंदर difference आया है. In northern India, the pollution levels declined, यानी air quality improve हुआ northern India में, और southern India के अंदर pollution levels increased, and that was mainly attributed to this La Nina events, because वो air की circulation को circulation करता है, यानी वो क्या करता है कि नॉर्दर्न इंडिया से एयर को सक करता है एंड इट ट्रांसफर दैट एयर टू द सदर्न इंडिया. आप उसको इस तरह से भी समझ सकते हो. So this triple La Nina event supported the transport of pollutants from northern India towards the peninsular India. So both the statements are right, and second statement is explaining the first statement because it is supporting the transfer of pollutants. So the answer here becomes option A. Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. Now next question आता है question number 62. It says Sambar is the largest inland salt water lake of India. Right or wrong? पहले तो सांबर लेक है कहाँ पे? It is in Rajasthan near Jaipur. So this is correct. It is the largest salt water lake of India. Second, Wular is the largest freshwater lake of India. This is also right. ये झेलम रिवर के ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर में. Third is Chilka is the largest brackish water lake of India. This statement is right or wrong? This is again right. Brackish is sea water का जो पूरा पीछे से पानी आ जाता है, that is known as brackish water. तो Chilka is the largest brackish water lake of India, and it is in Odisha. So all the three are correct here. Answer becomes option C. Location wise देखें हम लोग तो this is Wular Lake, here Sambar Lake है, और यहाँ पे आपका चिल्का लेक है on the Bay of Bengal coast on Odisha. Odisha के अंदर ये है. Now next आता है question number 63. It says identify the correct sequence of the rivers from west to east as they enter the plains in the India. So we have Ghagra here, we have Gandak, Kosi and Yamuna. तो इसको मैप पे देख लेते हैं, then we can solve the question. So on the map, here is Yamuna, then you have Ghagra, Gandak and Kosi. So sequence क्या बनेगा? Yamuna, Ghagra, Gandak and Kosi. That should be the sequence. तो ये sequence कहाँ पे दिखता है आपको? This sequence is in Yamuna, Ghagra, Gandak and Kosi. So this is option B here. So option B is correct. Simple map based question है ये. इसके अलावा you should know what are the other tributaries and what is the sequence of the tributaries of Ganga river. Also Yamuna, also Indus and Brahmaputra. Now next is question number 92. Question number 92 says, which of the following statements best reflects the issue with the Kinmen Island? Kinmen Island sometimes mentioned in the news. So we know this the Kinmen is the disputed island between China and Taiwan, and recently they have participated in the presidential elections. So the answer here becomes option C, an island of Taiwan and claimed by China preparing to vote in a crucial presidential election. So that was in news itself. So current affair का ये basically question है which has been related with the geography part. If you go with the location base, so यहाँ पे आपका Kinmen Island है, ये चाइना मेनलैंड है, ये ताइवान है. नाउ हियर इज द किनमेन आइलैंड. थोड़ा सा ब्रॉड इसको हम करते हैं तो ये आपका है किनमेन आइलैंड. तो इट इज क्लोजर टू चाइना बट इट इज पार्ट ऑफ ताइवान ओनली. नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे. नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसको एक बार देखो आप. कैंपोज ग्रासलैंड्स fall under the influence of trade winds and pampas under the influence of westerlies. So basically if you see the logic behind this question is that कैंपोज कैसे ग्रासलैंड्स हैं? टेम्परेट और ट्रॉपिकल. पहली बात तो ये है कहां पे? दे आर इन ब्राजील. कैंपोज आर इन ब्राजील. और ये कैसे ग्रासलैंड्स है? दे आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स.
जो आपके सवानाज होते हैं तो वन ऑफ द सवानाज टाइप के यहाँ है ये, या आप इसको कह सकते हो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में आपको इसको काउंट करोगे। एंड पैम्पास कैसे हैं? दे आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये कहां पर है? इट इज इन अर्जेंटीना एंड दे आर योर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये आएंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स में। तो क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। जो आपके सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स उसके बारे में आपको कितना पता है? तो वी नो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। सो वो ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। पहला पार्ट इसका राइट है। एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, तो ये सेकंड पार्ट भी आपका राइट हो जाएगा। तो whenever you see a question to try to go to the basic part of that question, उसके बेसिक तक जाने की जरूर कोशिश आप किया करो। So the first statement is right here। अब इसके बाद इसको हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। So here in this statement, in this figure, you will observe, ये तो आपके यहां पर जो है ये तो है कैंपोस, जो किस में मिलते हैं? आपके ब्राजील के अंदर। और ये वाला जो रीजन है यहां वाला, ये आपके हैं पैम्पास। यहां पे क्या है? कैंपोज है। सो दीज आर ट्रॉपिकल एंड दीज आर सब ट्रॉपिकल, दीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो ये किस में आएंगे? ट्रेड विंड्स के उस इन्फ्लुएंस में होंगे, और ये किस में होंगे? वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में होंगे। अब दूसरी चीज जो देखनी है यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह कैसा होगा। यहाँ पे यू विल फाइंड देयर विल बी what kind of climate you will find here? The climate will be hot, rainy season। गर्मियों में बारिश होगी और सर्दियां ड्राई होंगी। इधर पैम्पास के अंदर क्या होगा? पैम्पास के अंदर देयर शुड बी वार्म समर्स, यानी गर्मी कम होगी, वार्म समर्स होंगी। और विंटर्स कैसी होंगी? विंटर्स कैन बी सिवियर और विंटर्स कैन बी माइल्ड ऑल्सो। जो भी आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं वहां पे वार्म समर्स होती हैं, क्योंकि सर्दियां वहां पे मीठी मीठी धूप होती है उधर। सेकेंडली, जो उनकी विंटर्स होती हैं दे आर एक्चुअली सिवियर। विंटर्स आर गोइंग टू बी सिवियर। सो जैसे हम यहाँ पे स्टेपीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विंटर्स कैसी होंगी? सिवियर होंगी। वाई? ड्यू टू कॉन्टिनेलिटी। यहाँ पे कॉन्टिनेलिटी का इफेक्ट आएगा, तो यहाँ पे विंटर्स कैसी होंगी? सिवियर होंगी। सिमिलरली प्रेरीज जो यहाँ पर है उसके अंदर भी विंटर्स कैसी होंगी? सिवियर विंटर्स होंगी। पर पैम्पास का एक केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वाई? बिकॉज इट इज द सी इफेक्ट जो इसके ऊपर आएगा, उसकी वजह से पैम्पास के अंदर जो विंटर्स हैं वो सिवियर नहीं होंगी, वो माइल्ड हो जाती है। ड्यू टू सी इफेक्ट पैम्पास के अंदर जो विंटर्स हैं, जो उसका क्लाइमेट है वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाएगा, उसके ऊपर ओशन का इफेक्ट आएगा। सेकेंडली, यहाँ पे ब्राजीलियन करंट भी है जो कि वार्म करंट है, उसकी वजह से भी जो सिवियरिटी है विंटर्स की वो यहाँ पे कम हो जाती है। सो इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स वी हैव बेसिकली ईस्टर्न अफ्रीका में मिलते हैं, देन ब्राजील में मिलेंगे, वेनेजुएला में इनको लैनोस बोलते हैं और ऑस्ट्रेलियन सवाना इनको बोलते हैं। तो बेसिकली आपको इस रेंज में, इन एरियाज में मिलते हैं आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। सेकेंडली, यहाँ पे हॉट रेनी सीजन होता है और कूल ड्राई सीजन होता है, यानी गर्मियों में बारिश होती है और कूल ड्राई सीजन रहेगा, सर्दियां यहाँ पे सूखी रहेंगी। देन यहाँ पे बल्कि सर्दियां भी पूरी नहीं होती है, कूल होती है, सिवियर विंटर नहीं होगी, नॉर्मल कूल विंटर्स होंगी। देन दे हैव टॉल ग्रासेस एंड शॉर्ट ट्रीज। ये एक फीचर है किसका? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का। इन ग्रासलैंड्स के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी ग्रास मिलेगी, यानी एलिफेंट ग्रास आपने अगर सुना हो तो दैट काइंड ऑफ ग्रासेस आर फाउंड हियर, जो कि लगभग 10 फीट तक जाती हैं। देन जो ट्रीज होंगे उनकी वो भी छोटे होंगे। वाई? बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ रेन इन दिस सीजन। और ये कहीं ना कहीं इफ यू सी दिस रीजन, ये जो आपका रीजन है, ये वाला ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स वाला जो रीजन है वो एक ट्रांजिशन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से डेजर्ट्स की तरफ। तो जो ट्रांजिशनरी एरिया है आपका, इसमें आपको ग्रासलैंड्स मिलते हैं और इसमें आपको क्या मिल जाता है? आपको लंबी ग्रासेस, ग्रासेस लंबी मिलेंगी और ट्रीज जो होंगे वो शॉर्ट मिलेंगे। सो एक ट्रांजिशन एरिया ये है। सो इट हैज टॉल ग्रासेस एंड शॉर्ट ट्रीज। वहीं इफ यू टॉक अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, तो दे आर नोन एज पैम्पास इन द साउथ अमेरिका,
नॉर्दर्न अमेरिका में इनको प्रेरीज बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ट्स बोलते हैं, सेंट्रल एशिया में स्ट्रेपीज बोलते हैं, हंगरी में इसको पुसजैक नया नाम दिया हुआ है, एंड ऑस्ट्रेलिया में इनको बोलते हैं डाउन्स, राइट. So this was the basic about your basic difference between temperate and tropical grasslands. Now let's come back to the question. Question says, Campos grasslands fall under the influence of trade winds and pampas under the influence of westerlies. This statement is right. Second, Campos are vast grasslands with short and nutritious grasses. Pampas consist of tall grasses. ये wrong है. The tall grasses are found in Campos and short and nutritious grasses are found in Pampas. तो that's why यहाँ पे you will find कि animal rearing काफी important activity होती है आपके temperate grasslands में. So this statement becomes wrong. The grass is nutritious and short here. तो वहाँ पे चरवाहों का जो कल्चर है वो काफी रहता है. Next is Campos grasslands are famous in climate of alternate hot rainy season and cool dry season. ये statement ठीक है पहला वाला. Second, Pampas are found in climate characterized with warm summers and severe winters. ये wrong हो जाता है. Temperate grasslands में as I have told you, जो temperate grasslands आपके continent के अंदर होंगे उनके अंदर winters severe होंगी, पर जो grasslands ocean के पास होंगे उसके ऊपर sea effect की वजह से वहां की winters severe नहीं होंगी, वहां की winters mild हो जाएंगी. और Pampas के केस में you have the Brazilian warm current flowing along their coast, तो उसकी वजह से वहां पे winters mild हो जाती हैं. So they do not have severe winters. तो इस पॉइंट पे आपको फोकस करना था. So this statement again becomes wrong. The answer is option A, 1 only. Now next is question number 97. Question number 97 says, El Nino results in decreased upwelling of ocean waters in the East Pacific Ocean. तो क्या ये डिक्रीज लेके आता है अपवेलिंग में? पहली चीज तो अपवेलिंग होती क्या है, सेकेंडली क्या ये डिक्रीज करता है या नहीं करता है. सो इफ इट सी इन दिस मैप, जो आपका नॉर्मल कंडीशन होती है इन द सदर्न हेमिस्फीयर वो क्या होती है कि ये एक हाई प्रेशर रीजन है और ये आपका बन जाता है लो प्रेशर रीजन, जिसकी वजह से विंड है वो इस तरह से फ्लो करती है. यानी विंड फ्लोज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. आपके पैसिफिक से इंडियन ओशन की तरफ विंड फ्लो करती है. जब भी विंड फ्लो करेगी तो क्या करेगी, इट इज गोइंग टू पुश द वाटर अलोंग विद इट, यानी उसके अंदर वेव्स क्रिएट करेगी, उसको अपने साथ ड्रैग करेगी. तो जब विंड ड्रैग करती है ओशन वाटर को, तो उसके से क्या होता है, ओशन वाटर के अंदर ऊपर वाली लेयर हटती है और नीचे से जो वाटर वो ऊपर की तरफ आता है. तो दिस फिनोमेना इज नोन एज अपवेलिंग. दिस फिनोमेना इज नोन एज अपवेलिंग. ड्यू टू दिस अपवेलिंग जो न्यूट्रिशन है उस कोस्ट का, जैसे आपकी यहाँ पे पेरुवियन कोस्ट है, इस पेरुवियन कोस्ट के ऊपर जो न्यूट्रिशन है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से द मरीन लाइफ इंक्रीजेस देयर, राइट. सो दिस इज अपवेलिंग. तो जब भी एल नीनो होगा तो उस केस में क्या होता है, एल नीनो के केस में दिस हाई प्रेशर इज नॉट क्रिएटेड है. ये हाई प्रेशर कम हो जाता है, यानी जो प्रेशर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो कम हो जाता है. वाई? ड्यू टू द वार्म पेरुवियन करंट. ये जो पेरुवियन करंट है ये वार्म होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा एल नीनो के केस में. तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी अपवेलिंग है वो डिक्रीज करेगी. तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एल नीनो द अपवेलिंग इज गोइंग टू डिक्रीज, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ला नीना upwelling is going to increase. Correct? So first statement is correct here. Second is we actually see the difference between Tahiti and Darwin. उन दोनों के बीच में क्या difference है? So अगर the wind has to flow in this manner, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तभी तो विंड इस तरफ से इस तरफ फ्लो करेगी. तो द प्रेशर यूजुअल जो कंडीशन हमारी होती है मॉनसून के टाइम पे स्पेसिफिकली, द प्रेशर इज हाई एट ताहिती एंड द प्रेशर इज लो एट डार्विन. दीज आर द 2 पॉइंट्स. दिस इज द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न इंडियन ओशन. उन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस शुड बी लाइक दिस. तो अब एक नया टर्म हो जाती है सदर्न ऑसिलेशन. सदर्न ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि जो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, यानी ये हाई प्रेशर कम हो जाएगा और लो प्रेशर यहाँ पे
कन्वर्ट हो जाएगा हाई प्रेशर में। इफ दिस एनोमली हैपन्स, अगर ये जो हाई प्रेशर ये कम हो जाए और यहाँ का लो प्रेशर बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं सडन ऑसिलेशन। व्हेन देयर इज रिवर्सल ऑफ द प्रेशर ओवर दिस ताहितियन डार्विन, दिस इज नोन एज सडन ऑसिलेशन। सडन ऑसिलेशन एंड एल नीनो दोनों यूजुअली एक साथ होते हैं, तो हम इसे टर्म दे देते हैं एनसो। तो हम इसे क्या टर्म दे देंगे, एनसो दे देंगे। वहीं एक नया फिनोमेना, एक अलग फिनोमेना उसे हम बोलते हैं ला नीना, वो भी एनसो का ही पार्ट है। वो पार्ट एनसो का कैसे है, इट इज रिवर्स ऑफ एल नीनो, यानी यहाँ पे जो पेरुवियन कोस्ट पे जो वाटर है वो और ज्यादा ठंडा हो जाता है। वो ठंडा होने की वजह से क्या होगा, ये जो हाई प्रेशर ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और इस यहाँ पे हाई प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ का जो हाई प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा और यहाँ का लो प्रेशर और ज्यादा लो हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक ये पॉजिटिव प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा क्या, हमारा ला नीना, और जिसकी वजह से मॉनसून के ऊपर आता है पॉजिटिव इंपैक्ट। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। Question says El Nino results in the decreased upwelling of the Indian Ocean in the Eastern Pacific Ocean. Eastern Pacific Ocean, this is right. ओशन वाटर के अंदर अपवेलिंग को ये डिक्रीज करता है, कहां पे, पेरुवियन कोस्ट के इधर, जो कि आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट हियर। सेकंड, सडन ऑसिलेशन इज अ फिनोमेना ऑफ अकरेंस ऑफ हायर प्रेशर conditions over Eastern Pacific in comparison to the Eastern Indian Ocean. This statement is wrong. This is a normal condition. ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है। ये क्या है, आपकी नॉर्मल कंडीशन, जब आपका प्रेशर हाई कहां पर है, ईस्टर्न पैसिफिक पे, और प्रेशर लो कहां पे है, ईस्टर्न इंडियन ओशन में। सडन ऑसिलेशन के टाइम पे क्या होगा, दिस इज एक्चुअली रिवर्स्ड। देयर इज लोअर प्रेशर कंडीशंस एट द over the Eastern Pacific Ocean and higher pressure in comparison with the Eastern Indian Ocean, यानी high pressure at East Indian Ocean and low pressure at the East Pacific Ocean. So ये statement आपका wrong हो जाएगा because this statement has been reversed. Next, La Nina enforces the negative pressure difference between Eastern Pacific Ocean and Eastern Indian Ocean resulting in increased monsoon activity in the subcontinent. तो ये negative नहीं है, positive pressure difference create करता है। तो again this statement becomes wrong. So the answer is option A, that is one only. ये ला नीना वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था। ये प्रेशर डिफरेंस को क्या करता है, और ज्यादा एनहांस करता है, नहीं पॉजिटिव डिफरेंस को बढ़ाता है। दिस फिनोमेना ऑफ नेगेटिव प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय एल नीनो। एल नीनो इस नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करता है बजाय ला नीना के। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग हियर। सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, वन ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98. Question number 98 says, consider the following statement about polar vortex. तो पोलर वॉर्टेक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ये पोल्स पे ही होता है और ये हाइयर लैटिट्यूड, हाइयर वर्टिकली बहुत हाई होता है। इट सेज द पोलर वॉर्टेक्स कैन रिजल्ट इन कोल्डर टेम्परेचर इन द लोअर लैटिट्यूड्स। दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, बताओ। देखो, अगर न्यूज वगैरह देख रहे हो तो इट हैज बीन इन न्यूज कि जो यूएस के अंदर या जो नॉर्दर्न यूरोप के अंदर देयर हैज बीन सीवियर विंटर्स। उसका बेसिक रीजन क्या दिया गया है, पोलर वोर्टेक्स का, कि पोलर वोर्टेक्स की वजह से देयर हैज बीन सीवियर विंटर इन द लोअर लैटिट्यूड, जिसकी वजह से लोअर लैटिट्यूड्स में भी वो हवा लीक इन कर जाती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका हो जाएगा राइट। सेकंड, और ये यूजुअली फिनोमेना कब होता है, विंटर्स के टाइम पे होता है। वाई विंटर्स, विंटर्स के टाइम पे क्या होगा, आपकी जो पोलर जेट स्ट्रीम्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जो जाके पोलर वोर्टेक्स के साथ इंटरफियर करती हैं, जिसकी वजह से पोलर वोर्टेक्स जो है वो वीक हो जाता है। उसमें से कुछ हिस्सा टूट के इन पोलर जेट स्ट्रीम्स के साथ मिलके नीचे की तरफ आ जाता है और वो विंटर्स में वहां पे हीटिंग करता है, विंटर्स में वहां पे और कोल्ड कंडीशंस क्रिएट करता है। सेकेंड इज वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स लीड्स टू आर्टिक एयर ब्रेकिंग टूवर्ड्स द लोअर लैटिट्यूड। दिस स्टेटमेंट इज अगेन राइट, कि जो पोलर वोर्टेक्स है वो वीक हो जाएगा, जिसके वजह से थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। देखिए, पोलर वोर्टेक्स आपका है, ये थोड़ा सा वीक होगा तो हो सकता है दो पोलर वोर्टेक्सेस यहाँ बन जाए, और ये जो नीचे के जो आपको जेट स्ट्रीम्स है नीचे की तरफ आ जाएंगी, और ये जेट स्ट्रीम्स के साथ कुछ ना कुछ एयर इसकी मैच करेगी, और ये नीचे वाले लैटिट्यूड्स को, लोअर लैटिट्यूड्स को कोल्ड कंडीशंस वहां पे प्रोवाइड करेंगी। So the second statement is also right, first is also right. The answer here becomes, and is it explaining the first statement? Yes, it is explaining, क्योंकि polar vortex weak हो रहा है, जिसकी वजह से वो colder conditions create करता है नीचे वाले region में। So the answer here becomes option A. Both 1 and 2 statements are right, and second statement is the correct explanation for the first statement. So with this,
we end the discussion for the geography part of Anubhav 5. If you have any doubts, you can please come to us and you can share your doubts with us. Thank you.